हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव सर और विनिवेश सचिव दीपम सेक्रेटरी अरुणेश चावला सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जब बजट आमतौर पे आता है तो सबसे ज्यादा निगाहें टिकी रहती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे पैसा जुटाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक आम लोगों के बजट का मतलब ही समझ आता है इनकम टैक्स में कुछ छूट मिला कि नहीं मिलेगा। और बजट से पहले कई लोगों से हम लोगों ने बातचीत की। ये पहली बार ऐसा बजट मैंने देखा कि जहां पे इनकम टैक्स पेयर्स को बहुत उम्मीद थी नहीं कि कुछ हमें मिलेगा, और ना तो इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि हमें बहुत कुछ टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। फिर भी मैं सवाल आपसे पूछूंगा। सवाल इसलिए पूछूंगा क्योंकि जिस तरीके से इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ा, अगले साल का प्रोजेक्शन भी 12% से ज्यादा है, तो इनकम टैक्स पेयर्स को, खासतौर से मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को राहत देने से क्या रोक रहा था? सिर्फ इस वजह से चूंकि हमने पिछले साल दिया था, इस साल देना जरूरी नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा जाएगा। और ये थोड़ा इस लेवल पे चर्चा भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि क्या सोचा या नहीं किया। लेकिन आपको मैं बताऊं तो अभी तक इनकम टैक्स के एरिया में जितना सरलीकरण हो सकता है, टैक्स की रेट्स में हो जाए, टैक्स के स्ट्रक्चर में हो जाए, और अब प्रक्रियाओं के ऊपर भी उतना ही जोर है। तो आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दी गई। सिंपल सिस्टम दिया गया कि कोई डिडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सीधा अपने बुक प्रॉफिट के ऊपर आप पैसा 22% दे दीजिए। नए मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलग से 15% का रेट लाया गया। कॉमन व्यक्ति के लिए जो नया इनकम टैक्स रिजीम लाया गया, उसको लाने के बाद उसमें बहुत सरलीकरण किया गया है और रेट्स को काफ़ी कम किया गया है। पिछली बार जैसे आपको पता है 12 लाख रुपए तक का रिबेट भी दिया गया। तो टैक्स की व्यवस्थाओं को अब इस लेवल पे ले जाया गया है कि जो बैलेंस हम कहेंगे बिटवीन टैक्स रिक्वायरमेंट ऑफ और द रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड द नीड टू कीप मनी इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल टू कंज्यूम। अब आप जीएसटी को देखिए, जीएसटी रेट तक में, क्योंकि सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं होता है, एक कंज्यूमर तो जीएसटी भी चुका रहा काफी चुका रहा होता है और वो तो कंजम्पशन के ऊपर ही निर्भर करता है। तो उसमें जितना रिफॉर्म पिछली बार रेट रैशनलाइजेशन के लिए थ्रू किया गया और जितने भी कॉमन वस्तुएं थी, और उसमें कोई क्लास वाला व्यवस्था को भी नहीं रखा गया। हर खाने का सामान, मेडिकल इक्विपमेंट, फार्मर से रिलेटेड वस्तुएं, एसेंशियल डे टू डे की जो वस्तुएं हैं, सबको उन्होंने मिनिमम टैक्स रेट के ऊपर ले आए, और जिसके कारण नेचुरली कंज्यूमर के हाथ में उतना पैसा एक्स्ट्रा आया है। और अगर आप देखें तो उसके कारण जो कंजम्पशन की ग्रोथ है, आप जीएसटी के रेवेन्यू में अब आप देख रहे हैं, इतना रेट रिडक्शन होने के बावजूद इस बार का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ तक का पहुंच रहा था। तो अभी ये लगता है कि एक सस्टेनेबिलिटी वाली व्यवस्था पे हम आ गए हैं। दूसरी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इस व्यवस्था को हम कितना सरल बनाएं। चैलेंज अब ये है कि टैक्स बेस कैसे सुधारें। वो लोग जो टैक्स की व्यवस्था में अभी नहीं जुड़े हैं, रिटर्न्स नहीं फाइल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रक्रियाओं को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ताकि लोगों को, जैसे नज कैंपेन के थ्रू कई लोग जो हैं वो टैक्स नहीं भर रहे हैं, उनको टैक्स भरने की तरफ ले जाना। तो टैक्स बेस करेक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा है। तो प्रक्रियाओं का सरलीकरण और उसके थ्रू टैक्स के कंप्लायंस को सुधारना, उसके ऊपर फोकस हो जाता है। एक और फोकस जो मुझे लग रहा है कि आप लोग के अंदर एक सोच है कि पहले टैक्स के रूल्स ऐसे बनाए गए थे कि सामने वाले पे एक शक की निगाह से या फिर कोई गलत कर रहा हो तो उस पर बहुत ही हैवी पेनल्टी लगा देना, क्रिमिनल चार्जेस लगा देना। तो उसको अब थोड़ा सा ट्रस्ट बेस पे हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने देखा कई सारे रूल्स रेगुलेशन को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया। इसमें एक और चीज जो आप लोगों ने किया है कि टीसीएस और टीडीएस के रेट को कम किया, उसको और सिंप्लीफाई किया है। इसके पीछे क्या सोच रही? टीसीएस और टीडीएस का मेन उद्देश्य तो यही होता है कि वो एक तरह से टैक्स का मार्कर बन जाता है। जिस व्यक्ति का टीडीएस या टीसीएस चुकता होता है, वो इवेंचुअली टैक्स के रिटर्न की फाइल करने की तरफ भी प्रेरित होता है, और ये देखा गया है। तो जहां जहां ये लगा कि टीसीएस और टीडीएस का रेट हमारे जो रिटर्न्स हैं उसमें अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहां पे टीसीएस टीडीएस रेट को ज्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन रेट्स को कम किया गया, जहां पे ऑलरेडी या तो कंप्लायंस अच्छा है या और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं जिसको ट्रैक करके हम उसको अपने टैक्स के रिटर्न्स फाइल करने की तरफ एनकरेज कर सकते हैं। तो टीसीएस टीडीएस, क्योंकि वो लिक्विडिटी का इशू भी आता है, तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि कितना कम कंप्लायंस का बर्डन हो, लिक्विडिटी के इश्यूज अगर टैक्स पेयर्स के हों, जितना हम उसको सरल कर सकें। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टैक्स कलेक्शन है, लेकिन कितना एफिशिएंटली हम कर सकें, उस डायरेक्शन में ये टीसीएस टीडीएस के भी सुधारों को हम लोग ने देखा है। जहां तक आपने ट्रस्ट की बात करी, जितने भी हमारे इस बार का आपने देखा होगा जो पूरा फ्रेमवर्क बना है। अब आप देखिए, एक टैक्स पेयर अपना रिटर्न फाइल करता है,
अब हमने उसको 3 महीना एक्स्ट्रा दिया कि तुम अपने रिटर्न को रिवाइज अगर करना चाहो तो उसको आप रिवाइज भी कर सकते हो। अभी तक दिसंबर तक कर सकते थे, मार्च तक कर सकते। उसके बाद 4 सालों तक वो अपने रिटर्न को अपडेट भी कर सकते हैं और उसमें कोई पेनाल्टी नहीं है, कोई स्टेप नहीं है, वो सिर्फ 10 चार्जेस लगेंगे उसमें। एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे जितना लेट करेंगे। एक उसको विंडो दी गई है। एक नई विंडो इस बार हम लोगों ने ये दी है कि अगर आपका असेसमेंट शुरू भी हो गया तब भी आप अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हो और असेसमेंट ऑफिसर को अपडेटेड रिटर्न दे सकते हो। सो फर्ज करिए डिपार्टमेंट ने कहा कि आपकी 100 रुपए की इनकम 2 साल पुरानी है और आपको लगा ये 100 रुपए मैं मानता हूँ, आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, एसएससी असेसमेंट ऑफिसर को दिया, वो केस बंद हो सकता है। अगर आपको लगा नहीं 50 रुपए मेरे को देना है तो 50 ही रुपए पे केस चलेगा, 50 रुपए बंद हो जाएगा। बाद व्यवस्था हमने क्या करी, इस असेसमेंट की प्रक्रिया के बाद आपके ऊपर पेनाल्टी लगती थी, तो हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अगर अपने इंटरेस्ट से टैक्स को पे कर दें तो आपके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। नो प्रोसिक्यूशन, नो पेनाल्टी। तो हर व्यवस्था और हर स्टेप में टैक्स पेयर के ऊपर ये हम लोग भरोसा रख रहे हैं कि आप जब आपको फिगर ट्रांसपेरेंटली दिखाया जा रहा है और अगर आप उससे एक कंप्लायंट टैक्स पेयर के रूप में अपना टैक्स चुकता करते हैं तो डिपार्टमेंट आपको जितना कम प्रक्रियाओं में, नोटिसेस में फंसाए उतना वो कम। हालांकि इसमें शिकायत तब आती है टैक्स पेयर्स की जब आप 15 साल 20 साल पुराने टैक्स इंटीमेशन भेजते हैं और उसमें बताते भी नहीं कि गलती क्या, सिर्फ बोलते हैं डिस्क्रिप्शनसी पाया गया है। अब वो ऐसा इशू आप लोगों ने किया, भले ही उसके पीछे आप बताइए रीजन कुछ देना चाहते हैं? नहीं, पुराने केसेस तो इतने पुराने तो खुल भी नहीं सकते हैं, 6 साल का ही लिमिट है, अपर नहीं, लिमिट अभी है। हाल फिलहाल में कई सारे लोगों को नोटिस गए हैं। नोटिस कहना है फिर इंटीमेशन कहना ज्यादा बेहतर होगा। हाँ। जिसमें कहा गया कि आपने जो टैक्स फाइल किया था उसमें ये चीजें नहीं पाई गई, ये पाई गई। तो फिर मैंने जब गहराई में देखा तो पता चला कि वो डिजिटाइज किया जा रहा है, इसमें सारी चीजें जा रही है। अच्छा, वो कुछ- लेकिन ये है कि डिजिटाइज करना तो आपकी बात है, टैक्स पेयर्स क्यों अपने 20 साल वो पुराने तो- डॉक्यूमेंट को रखेगा? तो वो सारी चीजें थोड़ा एक आप जिस मकसद से जा रहे हैं ग्राउंड पे चीजें ट्रांसलेट होती नहीं, ये कंसर्न रहता है। वो आपकी बात सही है। तो हमें अपने सिस्टम्स को उसी अनुरूप सुधारने की भी जरूरत है, उस पर कोशिश चल रही है। लॉ में अब ये व्यवस्था है कि 6 साल से ज्यादा केसेस को नहीं खोल सकते। सिस्टमिक, जैसे आपने बताया कि सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिक नोटिस इशू हो गया, तो उन व्यवस्थाओं को ठीक होता है करना क्या कि आपको डिपार्टमेंट रेवेन्यू नहीं, इनकम टैक्स ऐसा ना जैसे आता भी है ना, कुछ मैसेज भी आता है, लोगों का नोटिस तो नहीं आया तो ये पहले खोल के देखते हैं। तो कभी खौफ ज्यादा इन डिपार्टमेंट रहता है। इसमें मैं आगे चल कम करने का ही कम करने की सारा- कोशिश, बिल्कुल। मैं अब आगे चल कर आऊंगा, 2-3 सवाल और आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन अरुणेश सर आपके पास कि पिछले कई बजट से मैंने देखा था कि मोदी गवर्नमेंट के दूसरे चरण से ही कि एक बड़ा फोकस सरकार कर रहा था कि कैसे हम मोनेटाइजेशन पे फोकस करें, कैसे डाइवेस्टमेंट में फोकस करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे बेहतर करें, पीएसयूज को लेकर के हर बजट में कुछ न कुछ होता था। लेकिन 2 बजट से मैं देख रहा हूं कि उस पर मतलब बातें कम हो रही होती हैं। तो क्या अप्रोच में कोई अब आप लोग डिसीजन ले चुके हैं, कुछ चेंजेस हुआ है इसमें इन प्रिंसिपल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मतलब हम एक कॉम्पोजिट स्ट्रैटेजी के तहत कार्य करते हैं और इस कॉम्पोजिट वैल्यूएशन स्ट्रैटेजी और वैल्यू बेस्ड स्ट्रैटेजी के 4 मुख्य अंश हैं: कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, मार्केट कैप विच इज वैल्यू क्रिएशन इन द मार्केट, फेयर डिविडेंड्स और कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट। हम इन चारों को एक साथ देखते हैं और एसेट मोनेटाइजेशन, जिसे बजट की भाषा में मिसलेनियस कैपिटल रिसीप्ट्स कहा जाता है, उसमें अलग अलग टारगेट इसलिए नहीं दिया जाता है कि उससे मार्केट में प्राइस ओवरहैंग होता है, उससे डिस्टॉर्शंस क्रिएट होती हैं। एक अननेसेसरी का दबाव ही बनता है कि हमें इतना पूरा करना है। अब उसको जिस भाषा में कहिए, लेकिन हम एक पाइपलाइन के तहत कार्य करते हैं और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हम समय समय पर अपने मार्केट ट्रांजैक्शंस अनाउंस करते हैं और उसकी जानकारी आपको देते हैं, आपके दर्शकों को भी देते हैं। जो ये कैपिटल रिसीप्ट्स हैं, इसमें मॉनेटाइजेशन के कुछ नए प्रयोग भी हो रहे हैं, इसलिए पॉलिसी इवॉल्व कर रही है, बेहतर हो रही है। उदाहरण के लिए अभी दिसंबर में हमने घोषणा की थी कि पहला पब्लिक इन्वेट लाया जाएगा। तो इन्वेट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो शेयर या इक्विटी या रिस्क कैपिटल के बराबर है और यूजर फी को मोनेटाइज करके आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और पब्लिक इन्वेट के माध्यम से हम उसे एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जा रहे हैं, क्योंकि आम जनता को भी, आम ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को भी उसमें भाग लेने का, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी उसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा और आप देखेंगे कि मार्च से पहले हम उसको करके दिखाएंगे।
तो इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए, साथ में लेते हुए हम अगले वर्ष आगे बढ़ेंगे। और डिविडेंड्स में भी आप देखेंगे कि पीएससीज की परफॉर्मेंस में सुधार के साथ साथ जो निवेशक हैं, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको फेयर डिविडेंड मिल रहा है। और अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो मैं यहां तक कहूंगा कि जो निफ्टी 50 जो टॉप कंपनीज हैं एनएससी और बीएसई में, उनकी तुलना में भी सीपीएससीज बेहतर डिविडेंड दे रहे हैं। और अब तो मार्केट में जो प्लेयर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी सीपीएससीज का एक पोर्टफोलियो भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ये सारी डेवलपमेंट तब हुए थे जब कोविड के टाइम में सरकार ने पैकेज की घोषणा की थी और वहां पे सैद्धांतिक फैसला ये लिया था कि जो भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की सरकारी कंपनियां वहां पे हम हिस्सेदारी बेचेंगे। उसके बाद से आप अचानक से देखें तो सारे सीपीएससी के ग्राफ कैसे ऊपर भागे और सारे म्यूचुअल फंड वालों ने पैसा लगाना शुरू किया, अपने अपने ईटीएफ लॉन्च किए। तो वो था, लेकिन वो जो अनाउंसमेंट था उसके बाद से कुछ एक दर्जनों कंपनियों में इन प्रिंसिपल डिसीजन लिया कैबिनेट ने, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते मुश्किल से कुछ एक कंपनी तक आकर रुक गया। ये गलत धारणा है। हम डिसइन्वेस्टमेंट और क्लोजर दोनों को एक साथ देखते हैं, क्योंकि ये दोनों प्राइवेट सेक्टर के लिए ग्रेटर स्पेस क्रिएट करते हैं। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में पब्लिक गुड्स को डिलीवर करने के लिए और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के अंतर्गत सरकार की या सरकार की एजेंसीज की या पब्लिक एंटरप्राइजेस की आवश्यकता है। आप चाहे नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की बात करूं तो वहां तो जरूरत है नहीं। नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में बहुत से डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं। लगभग 13 ट्रांजैक्शन पूरे किए जा चुके हैं, 2 अभी भी जारी हैं। और बहुत से एंटरप्राइजेस को जिनकी आवश्यकता नहीं थी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में बंद किया गया है और उनको बंद करने की प्रक्रिया भी जारी है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछूं, फिर मैं अरविंद श्रीवास्तव सर के पास जाऊंगा कि हर कोई यही जानना चाह रहा था। हालांकि आप स्पेसिफिक कंपनी के नाम पे आप बोलते नहीं है, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा, आप नहीं बोलेंगे तब भी। आईडीबीआई बैंक लंबे समय से चला आ रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर, पहले वो करंट कैलेंडर ईयर, फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में से क्लोजिंग कर देंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। शिपिंग कॉर्प जैसी कंपनियों का डाइवेस्टमेंट हो चुका था, मतलब कैबिनेट डिसीजन हो चुका था, वो आगे नहीं बढ़ा। तो किसी चीज का वेट कर रहे होते हैं हम, आईडीबीआई स्पेशली अगर बोले तो कुछ आप बता सकते। मैं संक्षिप्त में आपको बता सकता हूं जी कि आईडीबीआई बैंक का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट स्टेज 3 में पहुंच गया है। स्टेज 3 का मतलब? स्टेज 3 का मतलब होता है कि टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स आमंत्रित की जाती हैं। ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक डिटेल्स आप मेरे से पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें जो क्वालिफाइड पार्टीज हैं, क्वालिफाइड बिडर्स हैं, उनकी प्राइवेसी का ध्यान है, ट्रांजैक्शन की सैंक्टिटी का ध्यान है। मैं इतना जरूर आपके दर्शकों को बताऊंगा कि मार्च अंत तक प्रतीक्षा करें, आपको आगे जानकारी दी जाएगी। मैं स्पेसिफिक नहीं पूछूंगा, लेकिन आप चूंकि स्टेज 3 की बात की तो आईडीबीआई बैंक के फाइनेंशियल बिड इशू कर दिए गए हैं। मैंने जो कहना था आपको बता दिया। ट्रांजैक्शन स्टेज 3 तक पहुंच गया है और स्टेज 3 का अर्थ है कि टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड आमंत्रित किए गए हैं। आपको पहले भी बताया गया था कि वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा करें, आपको उचित समय पर उचित जानकारी दी जाएगी। और कोई पाइपलाइन में एडवांस स्टेज पे? अभी मैं इतना ही बताना चाहूंगा। चलिए, मैं आगे इस पे 1-2 सवाल और डाइवेस्टमेंट को लेकर आपसे पूछूंगा, लेकिन अरविंद श्रीवास्तव साहब से, चूंकि मार्केट से बात शुरू हुई है, तो मार्केट में बहुत तेजी से जो आउटफ्लो जा रहे थे एफपीआई, एफडीआई, एफआईज के, तो वहां पे एक धारणा है जिन जिन लोगों से मैं बात करता हूं कि दुनिया के बाकी बाजारों के मामले इंडिया के मार्केट काफी ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी महंगे होते हैं। उनके 2 रीजन बताते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, एक एसटीटी बताते हैं, और कहते हैं कि उसमें अगर कुछ राहत दी जाती तो शायद ये आउटफ्लो उतना नहीं जाता। तो आप लोग उस पर कंसिडर नहीं करते हैं इस पहलू को? नहीं, आपका देखिए कैपिटल गेन्स तो अभी ही हाल फिलहाल में ही उसको रिवाइज किया गया, 12.5% और 20% किया गया। और जहां तक एसटीटी का सवाल है, जो इस बार चेंज किया गया है, वो तो सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे किया गया है, बाकी तो किसी और इसके पीछे कोई खास रैशनल फ्यूचर एंड ऑप्शन? इसका रैशनल जैसे मैंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि एसेंशियली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेवेन्यू जनरेशन एंड जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का बिजनेस है, ये काफी स्पेक्युलेटिव प्रमाण का है, काफी बड़ी मात्रा में। तो एक तरह से टैक्स के थ्रू उसमें डिसइंसेंटिवाइज करने का भी एक विंडो होता है। तो उस दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टैक्स को इंक्रीज किया गया। लेकिन इंक्रीज भी बहुत ऐसा कोई
मार्जिनली इंक्रीज, अगर आप वॉल्यूम को देखें तो उस कंपैरिजन में मार्जिनल इंक्रीज है। हालांकि एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मैंने पढ़ा, कि भारत के जीडीपी के कई गुना एफएनओ को टर्नओवर होते हैं, इस वजह से हम लोग इस पे टैक्स लगाए हैं। और तो कुछ टैक्स कलेक्शन का कुछ आपका एस्टिमेट है कि अगर इसी रेशियो से अगर एफएनओ का बिजनेस चलता रहा तो हमें कितना इस एसटीटी से ये जो एक्स्ट्रा? ये जो इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम, इसी वॉल्यूम के हिसाब से चले तो करीब 15,000 करोड़ के आसपास का फिगर आएगा। 15,500। बीच में पिछले बजट में भी, उससे पहले ही बजट में लगातार कोशिश इस बात की हो रही थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को रैशनलाइज किया जाए, अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग तरीके से लगते हैं, तो एक्साइज पूरी हो गई माना वो तो एक्साइज पूरी ही हो गई, आपको पता ही है, वो तो हर जगह एक ही रेट हो गया है। शॉर्ट टर्म 12.5, लॉन्ग टर्म 12.5, शॉर्ट टर्म 20। उसमें अब किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। मतलब ऐसा तो अभी तो ऐसा ही लगता है कि सिस्टम स्टेबल है और बजट इस बार आई है। एक सवाल और, चूंकि बहुत लोग पूछते हैं न्यू इनकम टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम, अब तक के रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस से क्या लगता है कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है न्यू इनकम टैक्स रिजीम में? अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में लोग हैं, और गवर्नमेंट क्या डिसइंसेंटिवाइज करेगी ओल्ड टैक्स रिजीम को? नहीं, डिसइंसेंटिवाइज तो नहीं कहेंगे, लेकिन नए टैक्स रिजीम जो है उसकी रेट्स भी और उसकी व्यवस्था भी सिंपल होने के कारण नेचुरली आकर्षित लोगों को करती है। तो जो पर्सनल टैक्स पेयर्स हैं, इंडिविजुअल टैक्स पेयर, वो तो भारी प्रमाण में इस तरफ आ ही गए हैं। जहां तक कंपनीज का सवाल है, वो विभिन्न कारणों से पुराने टैक्स रिजीम में अभी भी है। तो एक हमने इस बार जो चेंज किया है कि मैट का जो क्रेडिट है उसका एक सेट ऑफ हम नए टैक्स रिजीम में देने के लिए एक विंडो क्रिएट किया। 25% आपके टैक्स लायबिलिटी का आप क्रेडिट को यूज करके भर सकते हैं। तो इस कारण से कई ऐसी कंपनियां जो मैट क्रेडिट यूज करने के उद्देश्य से पुराने टैक्स रिजीम में थी, अब उनको नए टैक्स रिजीम में आने के लिए एक विंडो मिली है। तो इसी तरह से एक तरह से आप कहें तो किसी को जोर करके नए टैक्स रिजीम में आने के बजाय नए टैक्स रिजीम में वो व्यवस्थाएं बनाएं ताकि उनको वहां पे आने का आकर्षण बढ़े, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर में ऑलरेडी हो चुका है, उस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपके लिए कि शेयर बाईबैक को लेकर भी टैक्स इंसिडेंस को कम किया गया है नए बदलाव से, बाईबैक की उसके- व्यवस्था को हमने एक तरह से करेक्शन कम रिलीफ का कॉम्बिनेशन है। बाईबैक बाय इट्स वेरी नेचर कैपिटल ट्रांजैक्शन है, लेकिन उसका मिसयूज टैक्स आर्बिट्राज के लिए हो रहा था, तो उसको डिविडेंड के रूप में परिवर्तित किया गया था। अब उसमें हमने एक नुआंस्ड अप्रोच फॉलो करी है कि टैक्स बाईबैक सबके लिए कैपिटल गेन के रूप में आएगा। तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो नेट टैक्स इंसिडेंस कम हुआ, दूसरा आपका जो आपने एक्वायर किया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो भी आपको डिडक्शन उसी ट्रांजैक्शन पे मिलेगा। तीसरा, जहां तक प्रमोटर्स का सवाल है, उनकी स्थिति यथावत स्टेटस को टाइप रखी गई है, क्योंकि जो एडिशनल बाईबैक टैक्स लगाया गया है वो ऐसे लगाया गया है कि आज के दिन जो मार्जिनल इनकम टैक्स रेट होता है उनका 30% इंडिविजुअल का, 22% कॉर्पोरेट का, टोटल उनके ऊपर उतना ही पड़े। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सर आपसे कि एक बजट से पहले एक और बड़ी सुर्खियां बटोरी डाइवेस्टमेंट के मोर्चे पे कि सीए का रिकमेंडेशन था इकोनॉमिक सर्वे में कि गवर्नमेंट के ऑनरशिप की परिभाषा को बदल देनी चाहिए, 26% ले आइए, 51% के आसपास बहुत सारी कंपनियों की होल्डिंग पहुंच चुकी है, इसको अमेंडमेंट करना चाहिए। ये कितना फिजिबल है, और इसमें फिर सब्सिडी का क्या होगा, जेवी का क्या होगा? अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं कि जैसा कि ऑलरेडी जो 1/3 पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं वो ऑलरेडी 60% से नीचे पहुंच चुके हैं, और उतनी ही स्टेक सरकार के पास है और बाकी सब पब्लिक के पास, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास। वो अच्छा डिविडेंड देते हैं और उनसे बहुत लाभ, बहुत फायदा एक आम निवेशक को हुआ है। आगे चलते हुए एक ऑल्टरनेटिव्स की बात की गई है आर्थिक सर्वेक्षण में कि एक ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि हम 51 की परिभाषा को बदलें, और दूसरा ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि हम एक स्ट्रेटेजिक तरीके से उसको आगे लेकर चलें। उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी शामिल हो सकती है, उसमें जॉइंट वेंचर्स भी शामिल हो सकते हैं, उसमें ऐसे माध्यम भी शामिल हो सकते हैं कि सरकारी कंपनी वो नहीं रहे लेकिन सरकार का कंट्रोल या पब्लिक कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रहे। इसके बहुत से अपने फायदे हैं। जो आत्मनिर्भर नीति है, जो पब्लिक सेक्टर नीति जो 21-22 में जो घोषित की गई थी, उसमें स्ट्रेटेजिक, नॉन स्ट्रेटेजिक, एग्जेम्प्ट का प्रावधान है। इन सभी पहलुओं को एक साथ विचार करते हुए जब पॉलिसी डोमेन में कोई भी इकोनॉमिक सर्वे एक आइडिएशन डॉक्यूमेंट है,
जब भी उसको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क में उसे एनालाइज किया जाता है तो सभी पहलुओं को देखकर आगे कदम उठाया जाता है। तो दोनों ऑप्शन डुएबल है या फिर नहीं, अभी उस पर कोई हम लोग तीन चार रास्ते हैं। ये अभी विचार के आइडिएशन की स्टेज पर है और इन सभी पर गहन मंथन करके प्रोज एंड कॉन्स देख के हम आगे का रास्ता निकालेंगे। एक आखिरी सवाल, विनिवेश विभाग का मतलब, दीपम का मतलब माना जाता है सरकार की हिस्सेदारी बेची जाएगी, लेकिन बीच में कुछ साल पहले उसके काम करने के मैंडेट को चेंज किया गया, उसमें सरकारी कंपनियों के सेहत को बेहतर करना, वैल्यूएशन को बेहतर करना, ये भी एक मैंडेट जोड़ा गया। इस तरफ क्या प्रोग्रेस हुआ है? आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम सचमुच दीप जलाते हैं एक साधारण निवेशक के लिए, आम नागरिक के लिए। हम उसे कैपिटल मार्केट से जोड़ते हैं, हम उसे पब्लिक एंटरप्राइजेज और नेशनल वेल्थ का हिस्सा बनाते हैं और एक कॉम्पोजिट वैल्यू क्रिएशन स्ट्रैटेजी के तहत काम चल रहा है। इसके 4 मुख्य पहलू या अंश आप कह सकते हैं। इसमें कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस शामिल है, इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन शामिल है, इसमें फेयर डिविडेंड शामिल है और इसमें कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट शामिल है। और इन सभी का लाभ माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो ये देश की वेल्थ है, इसे देश के आम नागरिक और निवेशकों के साथ उन्हें हिस्सेदार बनाया जाए और उसी सपने और उसी विजन के तहत हम कार्य कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने। तो ये थे रेवेन्यू सेक्रेटरी और दीपम सेक्रेटरी। रेवेन्यू सेक्रेटरी का साफ तौर से कहना है कि आम टैक्स पेयर्स के हितों के लिए सिर्फ टैक्स घटाना नहीं, बाकी मोर्चे पर काफी काम चल रहा है। और दूसरी तरफ विनिवेश सचिव मान रहे हैं कि आम टैक्स पेयर्स को, आम लोगों को कैसे शेयर मार्केट में या फिर कहें सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बनाया जाए, इसके लिए दीप यहाँ पर जलाया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि दोनों लोग अपने मकसद में सफल होंगे। धन्यवाद सर।